हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच आज एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में हाजिर हूं। जैसा कि पिछला वीडियो CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए मैंने बनाया था और वह वीडियो फोकस किया गया था जो CBSE बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी किया था टर्म 1 के एग्जाम के लिए। बार बार छात्रों की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि सर ISC बोर्ड से हम लोग हैं, हम लोग के लिए भी इस तरीके का रिव्यू करके वीडियो बताएं, जो हम लोग का पैटर्न है वह क्या होने वाला है, उसमें हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो मैंने आज का वीडियो ISC स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया हुआ है। इकोनॉमिक्स का पेपर जो टर्म 1 में होना है नवंबर दिसंबर में, उसमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है और बोर्ड का नॉर्म्स क्या कहता है, क्या सैंपल पेपर इशू किया गया है, बोर्ड के द्वारा क्या सिलेबस का बाइफरकेशन है, उस पर मैं आप लोगों के बीच आज चर्चा करूंगा। चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ISC बोर्ड हो, सभी बोर्ड ने 2021 में जो एग्जाम नहीं करा पाए, जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों से बचने के लिए एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में, प्रिकॉशन के तौर पे बोर्ड एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके कराने का फैसला किया। टर्म 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एंड टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वह 1 आवर्स 30 मिनट का होगा, यानी 90 मिनट का। और जो ISC बोर्ड ने अपना बाइफरकेटेड सिलेबस पब्लिश किया, उसके हिसाब से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 घंटे 30 मिनट में। अब हम एक निगाह डालते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो पैटर्न दिया गया है वह क्या है, बोर्ड किस तरीके से एग्जाम कराने की बात सोच रहा है। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप यहां देख सकते हैं ISC बोर्ड ने इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 856, बाइफरकेटेड सिलेबस पब्लिश किया। यह सिलेबस बोर्ड के वेबसाइट पे अवेलेबल है। एज पर रिड्यूस सिलेबस ISC क्लास 12 फॉर 2022 एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा एकेडमिक सेशन है 2021-2022, इसका एग्जाम 2022 में कंप्लीट होगा। इसको 2 पार्ट में कराने के लिए जो प्लानिंग की गई है ISC बोर्ड के द्वारा, तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसको सेमेस्टर 1 के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पे, और जो सेकंड एग्जाम होगा वह सेमेस्टर 2 के रूप में होगा।
जो टोटल मार्क्स है वह 80 का होता है। जब मार्च अप्रैल में बोर्ड सिंगल एग्जाम की बात करता है तो वह 80 मार्क्स का होता है। लेकिन आज कोविड 19 का दौर है, पूरा वर्ल्ड पेंडेमिक से जूझ रहा है, हम भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए आईएससी बोर्ड ने 2 पार्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराने का प्लान किया। फर्स्ट पार्ट सेमेस्टर 1 जो कि 40 मार्क्स का होगा, एंड सेमेस्टर 2 40 मार्क्स का होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि सेमेस्टर 1 का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, जबकि सेमेस्टर 2 का एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। सेमेस्टर 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, एंड सेमेस्टर 2 का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा। सेमेस्टर 1 का एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड। इसका मतलब यह हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। जो सिलेबस का बाइफरकेशन है यहां पे हम देख सकते हैं कि केवल एक यूनिट मींस माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का होना है। यानी हमारा पूरा सिलेबस 2 यूनिट में, 2 पार्ट में कहें, पार्ट ए सेमेस्टर 1, पार्ट 2 सेमेस्टर 2 है। तो सेमेस्टर 1 में केवल एक यूनिट का एग्जाम होगा, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक थियरी के रूप में देख रहे हैं। और जो सेमेस्टर 2 होगा, इसमें थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस एंड नेशनल इनकम, इसका होना है। देखने में तो लग रहा है कि सेमेस्टर 1 केवल माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का एग्जाम होगा, केवल एक ही यूनिट है। जबकि सेमेस्टर 2 में हम देख पा रहे हैं कि 5 यूनिट्स हैं, ई ज्यादा दिख रहा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको और इजी कर दे रहे हैं कि जो हमारा ये सिलेबस है, हम कह सकते हैं कि 2 भागों में बटा हुआ है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो सेमेस्टर 1 में एग्जाम होने हैं, आप ऐसे समझ लीजिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, और सेमेस्टर 2 जो एग्जाम होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन का होगा, उसके यूनिट्स का होगा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। देखने में तो केवल एक यूनिट दिख रहा है, लेकिन ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट दिए गए हैं वो उसके बराबर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक थियरी की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या आएगा, किन किन चीजों को इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में बेटा हम पढ़ते हैं डिमांड, फिर पढ़ते हैं बेटा सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसमें पढ़ते बेटा मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है बेटा। डिमांड
इसको हम लोग थियरी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें डिमांड होगा, इसी में मैं डिमांड बोला तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी शामिल हो जाएगा। हमने सप्लाई की बात किया, इसमें थियरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होगा। प्रोडक्शन की बात मैंने किया, प्रोडक्शन का मतलब है यहां पे लॉ ऑफ रिटर्न से है, इसमें हम रिटर्न टू फैक्टर की बात करते हैं, रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं। इसके बाद कॉस्ट एंड रिवेन्यू की बात करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं, मार्केट मॉर्फोलॉजी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट की बात करते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में आता है। यानी कि यदि हम यूनिट वाइज कंपैरिजन करें तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, मार्केट मैकेनिज्म एंड मार्केट मॉर्फोलॉजी 1 2 3 4 5 6 हुआ, जबकि मैक्रो में देखें तो 5 दिख रहा। और कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में जो मैंने कंपोनेंट बताया ये कम नहीं है। तो इसको हम लोग आसान ना समझें कि बस माइक्रो इकोनॉमिक थियरी कर दिया, नहीं, इसमें इतने इसके पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो या यूनिट दिए गए उससे कम नहीं है। तो यहां पे तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ना हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा सेमेस्टर 1 में? तो ये है 40 मार्क्स का होगा। देखिए आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल सेमेस्टर 1 पे बेस्ड है, इसी की बात करें। फिर हम लोग एक अलग से वीडियो इस पर तैयार करेंगे, सेमेस्टर 2 के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। सेमेस्टर 1 में जो एमसीक्यू होना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो 40 मार्क्स का होगा और केवल 1 यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का होगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में क्या क्या आता है मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं कि जो हाल में ही बोर्ड की अपनी वेबसाइट है उस पर सैंपल पेपर पब्लिश किया गया। तो सैंपल पेपर क्या कहता है, यहां पे 40 मार्क्स है। अब एक निगाह हम लोग जो सैंपल पेपर है उस पर ले चलते हैं। सैंपल पेपर ये रहा। आईएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स पेपर 1 थियरी एंड पेपर 2 इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट है वो 2 हो जाएगा, वो 20 मार्क्स का। खूब ध्यान से देखिए यहां पे जो बोर्ड के द्वारा ये पेपर पब्लिश किया गया है सैंपल पेपर, उसके हिसाब से यहां पे मैक्सिमम मार्क्स 80 है, जबकि अभी हम लोगों ने जो बाइफरकेट सिलेबस देखा है वहां पे 40 लिखा हुआ है। घबराइए नहीं। टाइम अलाउड 1 hours 30 minutes 1.5 hours, यानी 1 घंटे, ये जो होगा 1 घंटे 30 मिनट की बात करता है। कितने की बात करता है? 1 घंटे 30 मिनट की बात करता है। 1 hours 30 minutes, जो कि बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन दिया उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। 1 घंटे 30 मिनट में आपको ये पेपर करना टर्म 1 का। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है 40 मार्क्स और यहां पे लिखा हुआ है 80 मार्क्स। इस पे स्टूडेंट्स हमसे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। तो बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया इसके लिए
जहां पर ये लिखा हो 80 मार्क्स। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसको पढ़ने के बाद से, क्वेश्चन देखने के बाद से जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि आगे बोर्ड इस चीज को क्लियरिफाई कर दे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वह 80 क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर में वो 80 है। लेकिन वो 80 क्वेश्चन कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखने में तो 80 क्वेश्चन नहीं लग रहा, लेकिन वो कैसे 80 मैं समझाता हूं आपको। स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर क्वेश्चन जो है वो भी 80 नहीं है और 80 मार्क्स लिखा हुआ है। जैसे पेपर मैंने देखा मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन जब मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया तो पाया कि 80 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। क्या क्या इसमें है? पहला चीज लिखा, कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। ये आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। खूब ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़िए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सब कंपल्सरी है, यानी कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। ये भूल जाइए कि 10 क्वेश्चन दिया उसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट 25, ऐसा नहीं है। जैसा कि जब मेन पेपर होता है तो उसमें रहता है कि इसमें से आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, यानी आपके सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेट्स होते हैं, इसमें कोई अल्टरनेट नहीं है। और क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको करने हैं। फिर आगे क्या लिखा, ईच क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ईच क्वेश्चन ऑब्लिक सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इस चीज को ध्यान से आप लोगों ने नहीं पढ़ा। आपने ये कहा सर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और आपने ये भी कह दिया हमसे सर क्वेश्चन तो इसमें 80 है ही नहीं। हमने कहा बेटा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सैंपल पेपर में वो 80 क्वेश्चंस है। पहले ही लिख दिया ईच क्वेश्चन ऑब्लिक सब पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके भी 2, 3, 4, 5 पार्ट दिए हो। यदि कोई क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 10 एक क्वेश्चन दिख तो रहा है, लेकिन उसके सब पार्ट है और सब में 5 क्वेश्चन दिखा, 5 सब क्वेश्चन है, तो उसका भी 1-1 नंबर हुआ। अब समझ आया? यानी क्वेश्चन में 10 मेन दिखा, लेकिन उसके सब क्वेश्चन भी है, सब पार्ट भी है। क्या 10 का ए है, 10 का बी है, 10 का सी है, और 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो यदि वह 5 क्वेश्चंस है तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो यदि क्वेश्चन नंबर 10 में 5 है तो 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का बेटा। और ऐसे आप जब जोड़ोगे, कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर, इसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में और सब पार्ट के फॉर्म में। तो ये आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कम है या कम होगा। आप वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। एग्जामिनेशन हॉल में या जिस भी मोड से आपके एग्जाम उस समय कराए जाएंगे, कॉल करिए स्कूल को, बोर्ड को, फ्रेंड्स को कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला उसमें कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं। मेरे में तो 68 है, किसी दूसरे का उसमें 67 है। मत परेशान हो, आप पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे बेटा, तो आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा, मेन क्वेश्चन के साथ, सब पार्ट के साथ मिल जाएगा। अब यहां पे जो दिक्कत है कि सर ये 80 का क्यों होगा जब वहां पे बाइफरकेटेड में लिखा हुआ है 40 मार्क्स। तो जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरे अपना आकलन है कि वह 40 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा,
लेकिन बोर्ड आपसे 80 मार्क्स का पेपर ले करके और जितना भी आप मार्क्स गेन करेंगे उसका अपॉन 2 कर देगा। जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले समय में बोर्ड इस चीज को क्लियर कर दे, क्योंकि इस पे डाउट बना हुआ है। मुझे भी डाउट बना जब मैंने देखा, लेकिन जो मेरा अपना एक आकलन है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस पे, कि बोर्ड 80 मार्क्स का पेपर करा करके और अपॉन 2 कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आप मार्क्स गेन करोगे वो सेट फॉर्मूला होता, बस एक बार उसे इनपुट देने की जरूरत होती है, वो तुरंत कन्वर्ट करके हाफ कर देगा, कन्वर्ट करके वो डबल कर देगा, जैसा भी हम चाहेंगे वैसा वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इससे आप पहले अपने भ्रम को दूर कर लीजिए, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। इसमें कोई भी आपको कहीं डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगा आई विल प्रोवाइड टू आवर वीडियो। ये मेरी जिम्मेदारी है, जो अपडेटेड आएगा मैं आपको बताते रहूंगा। लेकिन जरूर आप भी जो बोर्ड की वेबसाइट है उसको देखते रहें। क्लैरिफिकेशन जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड ने क्या ऐसा नोटिफिकेशन दिया है। तो यहां तो एक डाउट खत्म हो गया कि 40 मार्क्स का बाइफरकेटेड में दिया हुआ है और क्वेश्चन पेपर में 80 का दिया है। मतलब कि जो आपका टर्म 1 है वो 40 का ही होगा, यहाँ एग्जाम जो होगा वो 80 का होगा, लेकिन वह कन्वर्ट करके जो आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो 40 में हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा भी होगा बोर्ड अपना नोटिफिकेशन देगा, उसको देकर हम लोग आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है मैं उस पर अब बात करता हूं। बहुत सारी बातें इसमें कही गई कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी है, उसमें केवल थियरी का क्वेश्चन आएगा, और जो टर्म 2 होगा, सेमेस्टर 2 होगा, उसमें न्यूमेरिकल होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार समझाता हूं कि जब माइक्रो इकोनॉमिक थियरी हो गया तो जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक थियरी में चैप्टर्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मार्केट मैकेनिज्म, जितनी भी चीजें हैं बेटा, न्यूमेरिकल है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फ्लैट क्वेश्चन है, जितनी भी चीजें इसके अंदर है आपसे पूछी जाएंगी एमसीक्यू के फॉर्म में। आप इस भ्रम में मत रहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी है तो केवल थियरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, थियरी तो रहेगा ही रहेगा बेटा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। इस भ्रम को बेटा दूर कर दीजिए आप कि नहीं हमारे एग्जाम में केवल थियरी आएगा। थियरी ही नहीं, थियरी तो रहेगा रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। एक क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में रहेगा और उससे सब पार्ट पूछ लिए जाएंगे। तो आपको अपना स्टडी डीप करना है, ऊपर ऊपर नहीं करना है कि हम कहीं रट लिए। नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए बेटा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, और इससे बेहतर मौका आप लोग को कभी नहीं मिलेगा। जो बोर्ड ने ऑप्शन दिया है आप लोग को, ये बहुत बहुत आप लोग के लिए रिलैक्सेशन है। सिलेबस आप लोग के लिए एक तो रिड्यूस कर दिया, दूसरा कि जो आपके एग्जाम के केवल एक पैटर्न थे उसको 2 पार्ट में कर दिया, यानी आपका बर्डन कम हो रहा है, और एमसीक्यू दे करके और आपके लिए आसान रास्ता कर दिया अच्छे नंबर पाने के लिए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एमयू? एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है
वह दो फार्मूला होता है बेटा। पहला फार्मूला होता है mu nth इज इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1, एक फार्मूला ये होता है। और एक और इसका फार्मूला होता है mu nth इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा n। जो पहला फार्मूला है इसको हम लोग कहते हैं मेन फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब जिस यूनिट का आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता करना हो उसका प्रेडिसेसर दिया हो, तभी ये पहला फार्मूला यूज होगा। आपको 5 का मार्जिनल यूटिलिटी पता करना है तो 4 का इंफॉर्मेशन टोटल यूटिलिटी दिया हो, 5 का तो दिया ही रहेगा, 4 का भी दिया रहे, तब आप फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे, उसी के लिए है ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5वें यूनिट का, 5th यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी पता करना हो और उसका प्रेडिसेसर 4 दिया भी हो सकता है और प्रेडिसेसर ना दिया हो बल्कि 3 दिया है, तो आप सेकेंड फार्मूला को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पे दो फार्मूले हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिया इसमें से आपको देखना, मैंने क्यों दोनों बताया। हो सकता है कि आपका जो पेपर आए उसमें पूछ ले कि विच वन इज करेक्ट टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, और ये दोनों फार्मूला दे दे और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी हो जाए नन ऑफ दीज, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है केवल फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग दिया, तो देखते क्या है। TUN माइनस TUN माइनस 1 होना चाहिए, तो देखो TUN बेटा सब में दिया हुआ है, यहां आगे माइनस, जब माइनस दिया बेटा, लेकिन पहले ऑप्शन में यहां पे क्या दे दिया प्लस, यानी कि पहले ये गलत हो गया, इस पर हमको जाना ही नहीं। सेकंड TUN माइनस TU, यहां पे n प्लस 1 दिया है, जबकि होता क्या है n माइनस 1, यानी ये भी गलत हो गया। थर्ड है TUN माइनस TUN प्लस 1, यहां भी दिया हुआ बेटा, देखो जबकि यहां पे ऑप्शन ही गलत हो गया। यहां पे ये लिखते क्या, प्लस कर देते तो बात समझ में आता, और यहां पे माइनस कर देते तब ये समझ में आता कि हाँ कुछ कंफ्यूजन, लेकिन ये अपने आप में गलत है, क्योंकि यही ऑप्शन TU माइनस इसके पहले भी दिया, यहां भी दिया, और डी ऑप्शन है TUN माइनस TUN माइनस 1, जो कि फर्स्ट फार्मूला से मैच करता है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब समझ आया? कितना ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन TUN प्लस 1 था, ये ऐसे गलत हुआ क्योंकि यहां प्लस होगा नहीं, माइनस होगा। सेकंड TUN माइनस TUN प्लस 1 बेटा, जबकि होना क्या चाहिए n माइनस 1 प्रेडिसेसर के लिए, ये गलत हो गया। TUN माइनस TUN प्लस माइनस 1, यहाँ प्लस 1 लिखा जबकि माइनस 1 होना चाहिए, और यहां पे प्लस करते तब समझते, क्योंकि ऑप्शन फिर गलत हो जाता। तो जो करेक्ट ऑप्शन दिया इसमें डी है TUN माइनस TUN माइनस 1 ई हो। इसलिए बेटा डीप स्टडी रखेंगे तो ऐसे से छोटी छोटी चीजों को समझ पाएंगे। आप वहां पे हल्ला भी नहीं करना है। देखिए ऐसी गलती तो वहां पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे यदि ऐसा हुआ है तो टेक्निकल एरर हो सकता है। यहाँ पे TUN माइनस TU आप अपने हिसाब से फॉर्मूला जो आपका सही बैठा, जो आप जानते हैं मैच कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, गलत है होने दीजिए। ये था आपका एक क्वेश्चन का मैंने आपको सैंपल दिया। अब क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। When a consumer consumes 2 goods, then he will be in equilibrium at। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है यदि वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा हो। When a consumer consumes 2 goods, जो 2 गुड्स की बात कर रहा है बेटा, यानी कि मान लेते हैं एक है गुड X है और एक है गुड Y। अब
ऑप्शन देखते हैं, MUX इज इक्वल टू PX। यहां पे केवल x की ही बात कर रहा है, जबकि यहां पे है टू गुड्स की, यानी ये यहीं पे गलत हो गया। टू गुड्स के इक्विलिब्रियम के लिए बेटा क्या सही फार्मूला बनता है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। इसी को हम लोग कहते हैं MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY भी कहते हैं। अब यही बनेगा दो गुड्स के लिए बेटा, और बराबर होता किसके? MUM के, इज इक्वल टू MUM। क्योंकि दोनों में MUM है, कॉमन हटा दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप इसमें से मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। MUX अपॉन PX ये होता है, इज इक्वल टू PY अपॉन MUY बिल्कुल नहीं, यानी ये भी आंसर गलत हो गया ऑप्शन सेकंड बेटा। सेकंड मतलब सी ऑप्शन, MUX अपॉन PX देखो होता है बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है, यहाँ पे भी MUY अपॉन PY दिया है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा कि डी ऑप्शन लिखा नन ऑफ दिस, तो जल्दीबाजी हम लोग करते हैं कि जब इसका लग रहा है कि सब गलत होगा तभी नन ऑफ दिस दिया हुआ है या ऑल द अबव दिया, ऐसा नहीं है बेटा। जो पेपर सेटर होता है बेटा, आप क्या गलती करोगे वो समझ जाता और उन चीजों को पहले आपके सामने हाईलाइट करता ताकि आप गलती करो। तो आप उस चकमे से, उस झटके से बचिए। कैसे बचेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, तब किसी कंक्लूजन पर जाए। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है बेटा जिसका आप आंसर पढ़कर दे सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा। ये सब मैं वीडियो बना करके आप लोग को चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूं। आप अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में जो प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप वहां जाएंगे, आपको ये चीजें वहां पे मिलता रहेगा। मैं एक एक वीडियो बना करके आप लोग के लिए अवेलेबल करा रहा हूं। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सब वीडियो आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके जरूर जाएं। उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके आप लोग को भेजूंगा। हाँ, वीडियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं डिटेल में आप लोग को बता रहा हूं। यदि आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आप पूरे क्वेश्चन को करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। जब आप एग्जाम देकर के आएंगे फिर मैं आपसे एक बार मिलूंगा और आप मुझे बताएंगे हाँ सर, जो आपने वीडियो प्रोवाइड किया था हम लोग को वह कितना हमारे लिए यूजफुल था, हेल्पफुल था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन द टेबल गिवन बिलो। यहां क्या कहता है, जो टेबल दिख रहा है इसके हिसाब से कि प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो रहा है, 10 to 8 हुआ, घटा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ भाई, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 25 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड ये इंक्रीज कर गया ना। जब प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है, ये लॉ ऑफ डिमांड को एग्जिस्ट करता है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। और जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसको हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के फॉर्म में पढ़ते हैं, जानते हैं। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में जब प्राइस घटता है तो डिमांड लाइन पे हम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आते हैं। मैं यहां पे करके दिखाता हूं, यह एक्सिस वाई, यह एक्सिस एक्स। एक्सिस वाई पे लिखते हैं बेटा प्राइस ऑफ गुड एक्स इन यूनिट्स, यहां पे लिखते हैं रुपीज, और एक्सिस एक्स पे लिखते हैं बेटा क्वांटिटी इन यूनिट्स। डिमांड लाइन ये है बेटा D0 D0,
ये है P0, डिमांड लाइन पे हम E0 पे है और इसके करस्पॉन्डिंग Q0 पे है। अकॉर्डिंग टू टेबल सपोज करो प्राइस P0 ये 10 है और Q0 20 है, प्राइस घटे P डैश हुआ यानी 8 रुपए हुआ। जब प्राइस 8 रुपए हुआ तो जो डिमांड यहां दिख रहा बेटा वो कितना हो गया, 25 हो गया, यानी हो गया E डैश। जब डिमांड लाइन पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, सेम डिमांड कर्व पे हमारा पोजीशन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का कौन सा पार्ट है, तो फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड, इसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी E0 टू E1 पे हम आए, इसे कहते हैं एक्सटेंशन, क्योंकि 20 से 25 हुआ है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, 10 से 8 घटा है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। और इंक्रीज और डिक्रीज, ये इन डिमांड के पहले क्वांटिटी नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये प्राइस कांस्टेंट हो उस गुड्स का और अदर फैक्टर के चेंज होने से होता तब बात करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइस ही एक्टिव है, यही वेरिएबल है, प्राइस फॉल किया है, होगा एक्सटेंशन इन डिमांड होगा। क्लियर, इस तरीके से सोच करके बेटा आंसर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरे क्वेश्चन करके आओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When demand curve is parallel to axis x, when demand curve is parallel to axis x, जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि इस तरीके से, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी क्वांटिटी डिमांड बेटा यानी डिमांड क्या रखता है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिमांड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी और ईडी, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, वह इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही दिख रहा है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5, which of the given options shows the effects of elasticity of demand? नेचर ऑफ गुड्स होता है बेटा, किस तरीके का गुड्स है, किस तरीके का गुड्स है, लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल, यानी कि इसमें ऑल द अबव होगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए जो फैक्टर्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स हैं, ये सब है, ऑल द अबव हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है, और मैं आप लोगों को अलग से भी सैंपल पेपर बना करके प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के फॉर्म में रहेगा, पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, आप लोग इसको जरूर देखते रहें, चैप्टर वाइज आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है बेटा, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, what is the nature of relationship between price and demand in case of elasticity of demand? Elasticity of demand और लॉ ऑफ डिमांड दो चीज है बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें और लॉ ऑफ डिमांड की, तो दोनों में प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशन को शो करता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्वालिटेटिव रिलेशन पाया जाता है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, हाउएवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखने के बाद लग रहा कि आप लोग के लिए बहुत ही इजी होगा। मैं देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंडीशन? परफेक्ट कंडीशन में AR और MR दोनों इक्वल होता है, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन में जो गुड्स होगा वो होमोजेनियस होगा, और जब गुड्स होमोजेनियस होता है तो प्राइस का कांस्टेंट होगा, तो प्राइस कांस्टेंट होगा, एवरेज रिवेन्यू बराबर होगा मार्जिन रिवेन्यू के। एवरेज रिवेन्यू का मतलब प्राइस,
AR को ही हम प्राइस भी कहते हैं, और जो टोटल रिवेन्यू में चेंजेज होगा जिसको कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, क्योंकि प्राइस सेम है तो मार्जिनल रिवेन्यू ये क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर होगा AR इज इक्वल टू MR। मुझे तो बेटा इच्छा हो रही कि मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, मैं आपको केवल समझा दे रहा हूं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक एक क्वेश्चन लेकर के कि किसका आंसर कैसे होगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं आप लोग को शो करूंगा। देखिए जहां पे दिक्कत है उस पर मैं आता हूं, जहां कंफ्यूजन हो रहा था कि न्यूमेरिकल होगा कि नहीं, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने वहीं पे बताया था आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अभी जिस क्वेश्चन को हम लोग जिक्र कर रहे थे वो यहाँ दिख गया। स्टडी द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 51। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहां पे एक्सिस वाई पे प्राइस है, एक्सिस एक्स पे क्वांटिटी है, और डिमांड लाइन बना है D0 D1 या D-D-1 बना है। तो जो D- है ये इनिशियल डिमांड लाइन कहते हैं, और जो D1 डैश है ये करंट है। प्राइस सेम है और यहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड। तो किस केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है? हम लोग ने पढ़ा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पे हम एक ही डिमांड कर्व पे या तो डाउनवर्ड आते हैं या अपवर्ड जाते हैं, यानी यहाँ पे जो मूवमेंट होगा सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड लाइन दूसरा हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और ड्यू टू अदर फैक्टर के फेवरेबल चेंज होने के कारण डिमांड लाइन राइटवर्ड शिफ्ट किया है। तो यहां पूछा गया है डायग्राम में, इन फिगर 1 मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ए से बी, ध्यान से समझिएगा, से बहुत सारी बातें कह दी गई। ए से बी जब हम आए तो उसको क्या कहेंगे? ए से बी यानी सेम डिमांड लाइन पे दिखा रही है। अब आप यहाँ पे केवल P0 लिखा है, लेकिन यदि आप इसको भूल जाइए, आपकी P0 का मतलब है कि D- और D1 डैश से है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है एक ही डिमांड लाइन पर ए से बी यानी अप टू डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो जब डिमांड लाइन पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये कहलाता मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, बहुत अच्छा, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी देखो बेटा ये है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आ रहे हैं, नीचे आने को क्या कहते हैं? नीचे आने को क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंशन कहते हैं। तो देखो बेटा एक्सटेंशन यहां लिखा नहीं, ये गलत हो गया, इसका मतलब यहां पे है ही नहीं, गलत हो गया। फिर क्या है इस डायग्राम में? मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी नीचे आए, ये क्या हुआ बेटा? ये भी तो एक्सटेंशन हुआ ना, देखो यहां पे एक्सटेंशन है ना, यानी कि ये सही है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। ए टू सी, ए से सी पे आ रहा है, यहां लिखा कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत है। डिमांड लाइन पे ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सटेंशन होता है। मूवमेंट फ्रॉम सी टू बी यानी सी से हम बी पे जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटेंशन, ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन बी। अब यहाँ 51 का ये 1 है, यानी ये भी 1 मार्क्स का होगा बेटा, और 51 का यहाँ सेकंड है बेटा, तो ये भी 1 मार्क्स का होगा। यानी बी टू के, बी से के जो होगा बेटा ये क्या कहलाएगा? अब इस पे भी हम लोग आते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। बी टू के यानी हम लेफ्ट टू राइट एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व पे गए। इज इंक्रीज इन डिमांड, बिल्कुल सही है। इंडिकेट द डिमांड राइजेज एट कांस्टेंट प्राइस, ओके,
टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय राइज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन है, ए बी सी सही है, करेक्ट आंसर होगा डी ऑल द अबव। क्योंकि जो अदर फैक्टर्स होता है उसमें क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन डिमांड, ये सही है, इसको कहेंगे इंडिकेट दैट डिमांड राइजेस एट कांस्टेंट प्राइस, बिल्कुल सही है। टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय राइज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मनी इनकम हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में हो जाए तो हो सकता है, फैशन एडवांस हो जाए तब हो सकता है, फ्यूचर में किसी गुड्स के प्राइस के बढ़ने की संभावना हो तब हो सकता है। तो जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से डी होगा। अब आप देखिए 51 में हमने देखा 1 है 2 है, ऐसे और भी हो सकता है। 51 का देखिए 2 क्वेश्चन था, यानी 51 में 2 हो गया। इस तरीके से आपके सामने ये देखिए जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब डायग्राम बेस्ड है, सब पे हम आपके साथ बात करेंगे। बस समय का अभाव बेटा, इसलिए मैं इसको डिस्कस आज नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें भी मैं इसको शामिल करूंगा, सैंपल पेपर में दिया हुआ है, जो मैं सैंपल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसमें भी मैं आपके सामने रूबरू रहूंगा। पिछला वीडियो मैंने दिया जिसमें मैं आपके साथ लाइव नहीं था, लेकिन आप लोग का रिक्वेस्ट आया कि सर जब आप क्वेश्चन पेपर दीजिए तो सर साथ साथ रहिए, हम लोग के हिम्मत बढ़ता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा था, मुझे लगा कि आप वो इजी वे में कर लेंगे, आप लोगों अच्छा रिस्पॉन्स किए, लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूं, टेस्ट हो तो मैं आपके साथ रहूं, तो क्वेश्चन ना दूं बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं भी आपके साथ रहूं, जो आप लोग के डाउट्स होंगे वो मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिर डाउट अराइज होने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ऐसे इसी तरीके से देखें बेटा, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, यानी कि आप ये नहीं कर सकते न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए 59 भी न्यूमेरिकल है, 60 भी न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा, 61 भी न्यूमेरिकल, 62 न्यूमेरिकल, 63, यानी 63 में देखिए एक टेबल दिया है, इसमें आउटपुट है, टोटल कॉस्ट है, कितना टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लग रहा, इसको भी बता देते हैं। मन नहीं करा बेटा आप लोग से विदा लेने के लिए, चलिए इसको हम बता करके फिर आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द टेबल कैलकुलेट एएफसी एंड एबीसी। आपको बहुत ध्यान नहीं बेटा, इस पे टेक्निकल चीज देखिए क्या है। टोटल आउटपुट यहां दिया है 0, यूनिट ऑफ आउटपुट टोटल है बेटा 0, और यहां पे टोटल कॉस्ट है 50। यहां लिखा है एएफसी फॉर 0, 3 एंड 5 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आप कहेंगे सर इसमें टोटल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कैसे पता करेंगे? माय डियर स्टूडेंट, 0 आउटपुट के लिए जो टीसी होता है वही टीएफसी होता है। कैसे? 0 आउटपुट तो टीसी इज इक्वल टू होता है बेटा क्या चीज? टीएफसी प्लस टीबीसी। और यहां पे ये है कि टीसी 0 इज इक्वल टू टीएफसी, 0 पता करना है, प्लस टीबीसी। आप ये बताओ जब 0 आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा क्या आप परचेज करके लाओगे? उसके लिए पैसे दोगे, कोई पैसा खर्च हुआ नहीं, तो जब नहीं हुआ तो इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी टीसी 0 इसके बराबर हो गया बेटा टीएफसी 0 हो गया ना, और टीसी 0 कितना दिया? 50, या 50 हो गया, ये हो गया आपका टीएफसी 0। तो जो 0 को आउटपुट का टीएफसी होता है वही 3 का भी होगा, वही 5 का भी, वही 100 का भी, सबके लिए टीएफसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर एक आउटपुट के लिए कांस्टेंट होता है, सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे टीएफसी आपको पता चल गया 50 है, तो 0 के लिए कितना होगा टीएफसी?
टीएफसी कैसे फाइंड करते बेटा, सॉरी एएफसी, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी 50 अपॉन 0। जब 50 में आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है बेटा, जब न्यूमरेटर नॉन जीरोज नंबर हो और डिनोमिनेटर 0 होता है, इसको हम लोग कहते हैं, मैं ऐसे कहूं आपके पास 50 रुपए हैं और 0 आदमी को बांटो, एक को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हम आपकी बात समझे नहीं, इसको यहाँ कहा जाता है नॉट डिफाइंड, और उसको हम लोग बेटा डिनोट करते हैं यहाँ इनफाइनाइट से। तो इसमें हो जाएगा बेटा इसका आंसर इनफाइनाइट। देखो बेटा एक इनफाइनाइट यहाँ पे है और एक इनफाइनाइट यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है 3 के लिए क्या होगा, तो 50 अपॉन 3 कर देंगे, ये एएफसी 0 हो गया। अब एएफसी 3, टीएफसी कितना बेटा, ये भी 50 होगा अपॉन 3, डिवाइड करो बेटा कितना हो जाएगा, 16.66 होता है, 16.666 ऐसे करके होगा, तो ये 667 हो जाएगा। देखो बेटा ये यहाँ पे ये मिला, और नेक्स्ट क्या कहता है 5 के लिए, एएफसी 5 इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 यानी 10, देखो 10 यहाँ पे, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होता, डी होगा। कोई दिक्कत, एएफसी फॉर 0, 3 एंड 5। अब यहाँ पे है एबीसी, तो जब आपको यहाँ पता चल गया टीसी है दिया ही है, और यहाँ पे आपको टीएफसी पता चल गया, टीएफसी 50, यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, तो आप यहाँ पे टीवीसी पता कर सकते हैं। कैसे, टीवीसी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, जब टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है और टीवीसी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, टीसी माइनस टीएफसी हो जाएगा, उससे फाइंड कर लेंगे। जो 0 का आएगा वो तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये और ये इसी दोनों में कोई सही होगा। ओवरऑल मैं बता दे रहा हूं, 80 माइनस 50 करेंगे 30 आएगा, यानी कि 3 यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वह 30 होगा, और 30 में 3 से डिवाइड करोगे तो 10 होगा। देखो यहाँ पे 10 है, यानी कि यहाँ 10.1 है, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर है डी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद से बेटा खुद मुझे लालच लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को सबको बताऊं। देखो यहाँ पे भी बेटा क्या है, एक मेन क्वेश्चन है, उसके सब पार्ट दिए गए हैं, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो टोटल क्वेश्चंस में दिया गया बेटा 68, देखिए 68 में भी कितने क्वेश्चन है बेटा, सब 3 है, ए बी और ये है सी, यानी 3 क्वेश्चंस में दिए गए हैं। ठीक, इन सबको आप ध्यान से देखना, प्रिंट आउट इस क्वेश्चन पेपर का आप लोग निकलवा लीजिए और पूरे को देखोगे, मेन क्वेश्चन और जो सब पार्ट दिया है तो सबको काउंट करोगे 80 होगा। मैंने इसको पूरे ध्यान से देख लिया है, यानी 50 का 1, तो 50 का 1 है, 2 है, इसका मतलब कि 50 1 हो गया और 51 2 हो गया, 51 2 3 हो गया, ऐसा नहीं। इसमें 50 में 2 क्वेश्चन होगा, 53 की यदि 68 की मैं बात करूं इसमें 3 क्वेश्चन है। इस तरीके से देखो बेटा तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है मार्क्स है वो 1 मार्क्स है। मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि मैं ये पूरा पेपर लेकर के आपके सामने फिर एक बार आऊंगा और पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आऊंगा, क्योंकि आज हमने आपको पूरा पैटर्न को समझाया, जो डाउट्स थे उसको समझाया, और अगले बार जब मैं मिलूंगा तो पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि मेरा मन नहीं भर रहा है कि मैं इस पेपर को छोड़ करके जाऊं, आप लोग से विदा लूं, लेकिन समय का अभाव, इस समय एक वीडियो भी फिर आप लोग के लिए तैयार करना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। इसको आप देखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर दे करके कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर दिस, सब पार्ट दिस, इसका आंसर क्या होगा, तो संभव होगा बेटा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज दे करके। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल
जो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर के टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा नीचे मिल जाएगा, और वैसे भी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप तो आपको वहां पे मिल जाएगा, और आप जुड़ जाएंगे। वहां पे आप सीधे सीधे अपने क्वेश्चन को पूछेंगे। मैंने आप लोग को वहां पे अलाउ कर रखा है, म्यूट नहीं किया है कि आप आंसर नहीं दोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जुड़े हो तो दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होगा। आप पूछिए क्वेश्चन, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक, कोई क्वेरी हो, आप हमसे सीधे बात भी करना चाहेंगे, आप मैसेज के थ्रू दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर बताऊंगा, आपसे मैं बात कर लूंगा। ठीक, तो आप यदि अभी पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। जैसे कोई भी वीडियो अपलोड मैं करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है तो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिससे रिलेटेड वीडियो होगा आपको मिलता रहेगा। आप वहां जा करके अपने इच्छानुसार वीडियो वहां देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं, मैं लगा हुआ हूं कि जितना जल्दी हो सके अच्छे से, जल्दीबाजी से नहीं, डिटेल में मैं वीडियो आप लोग को शेयर करूं। हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट का क्वेश्चन भी आप लोग को मैं दूं, और समय भी कम है, नवंबर के पहले हम लोग को ये अपना टास्क पूरा कर लेना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलता हूं। बिल्कुल धैर्य मत खोइए, जीत की तैयारी के लिए कमर कस के तैयार रहिए, और आप ये समझ लीजिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छा मौका है बेटा, इसको आप लोग भुना लीजिए। हमारे साथ बने रहिए, अपनी समस्याओं को साझा कीजिए, और मैं आपके समस्याओं को समाधान लेकर के वीडियो के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। कहीं से कोई डाउट अराइज होता है, अभी भी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दे करके, या टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके वहां से पूछ सकते हैं। थैंक यू, आप अपना ध्यान रखिएगा।